तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री मार्केट के ब्रांड न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने रिक्वेस्ट करी थी। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे कमेंट होते हैं जिसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, तो वो सारे सवाल को गैदर करके आज हमने ये वीडियो प्लान करी है आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत सारे सब्सक्राइबर सबसे पहले तो एक ही सवाल करते हैं कि भाई हमें यूज्ड कार खरीदनी है, हम कहाँ से खरीदें, कौन सी सही जगह है और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एक यूज्ड कार को खरीदते समय। और इस वीडियो में और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आज हम कवर करेंगे आप सबके लिए। सबसे पहला जो मेजर सवाल है वो कई सालों से जब से हम वीडियो बना रहे हैं वो सारे सब्सक्राइबर जो है वो पूछते हैं एक ही सवाल कि भाई कहाँ से गाड़ी लें, कैसे गाड़ी को चेक करें, कैसे गाड़ी को खरीदें, किस प्राइस में खरीदें और कौन सी गाड़ी सही रहेगी हमारे लिए। देखो सबसे पहला सवाल ये होता है कि कहाँ से हम खरीदें। तो दोस्तों आंसर इसका ये है कि आप कहीं से भी गाड़ी खरीद सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी की बताई हुई जगह पे ही आप जाएं और गाड़ी खरीदें। अगर आपके नियर बाय भी कोई अच्छी गाड़ी सेल कर रहा है आप वहाँ से भी गाड़ी ले सकते हैं। मैंने कई मरतबा एक चीज़ बोली है अपनी वीडियो में, इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी बताई है कि दोस्तों गाड़ी से ज़्यादा डीलर का ट्रस्ट बिकता है, डीलर की वैल्यू बिकती है। जो डीलर ट्रस्टवर्दी होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, उनसे गाड़ी लेना सबसे ज़्यादा फायदे का सौदा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप बताऊं, अगर आपने खराब डीलर से गाड़ी ले ली जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई मार्केट में इज्जत नहीं है, जिसका कोई ट्रस्ट ही नहीं है, कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, उससे गाड़ी लेने के बाद अगर आपको कोई भी खुदा ना खास्ता गाड़ी में प्रॉब्लम आती है तो वो डीलर है वो आपकी हेल्प आउट नहीं करेगा, वो आपको धक्के खिलाएगा, वो आपको परेशान भी करेगा। अगर आपने ट्रस्टेड डीलर से अच्छी ब्रांड वैल्यू, जिसका अच्छा नाम है, उससे गाड़ी ली तो वो अपने नाम को कभी भी ख़राब नहीं होने देगा। अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता, देखो दोस्तों ये मशीनरी है, इसमें कभी भी दिक्कत आ सकती है, चाहे वो नई गाड़ी हो या पुरानी हो। लोग पुरानी को कहते हैं कि पुरानी में दिक्कत आती है। आपने कई सारी यूट्यूब की वीडियो और कई सारे लोगों को देखा होगा ये बोलते हुए कि हमारी नई गाड़ी में ही प्रॉब्लम आ रही है, कि मतलब नई गाड़ी आज लाए हुए 3 दिन हुए हैं और तीसरे दिन ही सर्विस स्टेशन गाड़ी चली गई है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो ये मशीनरी है, इसमें कभी भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन दिक्कत आने के बाद उसकी सुनवाई ना हो, ये सबसे बुरी बात है। तो हमेशा उसी डीलर से गाड़ी ले जिसका ट्रस्ट अच्छा हो, जिसकी मार्केट में वैल्यू हो, जिसका नाम हो, जिसका थोड़ा सा एक वैल्यू हो। उस बंदे से गाड़ी लोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको कभी दिक्कत आई तो वो आपकी सुनवाई के लिए हमेशा से खड़ा रहेगा आपके साथ। हमारा हमेशा से यही काम है, हम अपने सब्सक्राइबरों के लिए अच्छे अच्छे डीलर फाइंड आउट करें और आपको उन्हीं की वीडियो के थ्रू गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन दे। क्योंकि यूज्ड कार तो बहुत सारी हैं, कई लाखों यूज्ड कार हैं, सारी यूज्ड कार दिखाना तो हमें भी सही नहीं लगता। इसलिए हम चुनिंदा डीलरों की वीडियो बना के आपको दिखाते हैं ताकि आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे, डीलर का ट्रस्ट पहुँचे और आपको एक अच्छी गाड़ी मिले। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। लोगों का ये बहुत सवाल आता है कि इरफान भाई ये बताओ कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके यूजेज पे कि आपका यूज़ क्या है। आपको फैमिली के लिए चाहिए, पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, शौक के लिए चाहिए। अब यहाँ पे जब शौक मैंने ये वर्ड बोला तो शौक में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। अगर आप एक टाइम पीरियड के लिए गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आप प्रीमियम गाड़ियों में एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नई गाड़ी में बहुत ज़्यादा आपका डेप्रिसिएशन हो जाता है अगर आप प्रीमियम गाड़ी लेते हैं। तो अगर आप एक शौक के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, आपका मन है कि यार मुझे 6 महीने गाड़ी चलानी है, तो यकीनन आपको सेकेंड हैंड लग्जरी गाड़ी लेनी चाहिए। मैं खुल के इस बात को कहता हूँ। लोग ये कहते हैं कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, डीजल लेनी चाहिए, पेट्रोल लेनी चाहिए, या फिर भाई आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक का भी दौर है। चलो इलेक्ट्रिक को तो मैं अलग ही सेगमेंट में रख देते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं डीजल और पेट्रोल की। दिल्ली एनसीआर का जो रूल है, अगर किसी को नहीं पता जो इस वीडियो को देख रहा है तो मैं बता दूं, दिल्ली एनसीआर में एक रूल है एनजीटी का, जिसमें डीजल गाड़ी जो है वो सिर्फ 10 साल तक ही वैलिड रहती है। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ये पूरे एनसीआर रीजन तक माना जाता है इस रूल को, जिसमें गुड़गांव भी आता है, गाजियाबाद, नोएडा और भी बहुत सारी जगहें हैं जो एनसीआर में पड़ती हैं, वो सारी इसी रूल को मानती हैं, जिसमें 10 साल सिर्फ डीजल की गाड़ी चल सकती है। लेकिन अगर आप एक अदर स्टेट के रहने वाले हैं, जैसे कि आप एमपी के हैं, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, बैंगलोर के हैं, हैदराबाद के हैं, तो आपके लिए डीजल गाड़ी ऑप्शन एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। उसका रीजन ये है कि आपके स्टेट में जो लाइफ है डीजल की वो 15 साल है और दिल्ली एनसीआर में 10 साल है। उसी कारणवश दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है उसमें जो गाड़ियों की कीमत है वो डीजल की, स्पेशली डीजल की बात करूंगा, वो कम है। अब बात करते हैं पेट्रोल की। देखो पेट्रोल की लाइफ तो पूरे स्टेट में इक्वल ही है, 15 साल, उसके बाद एक्सटेंड भी आप करा सकते हैं, लेकिन
पेट्रोल गाड़ी की जो डिमांड है वो दिल्ली एनसीआर में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वैलिडिटी। आप सब जानते हैं कि काफ़ी सारे नए मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं, जैसे मारुति अब डीजल नहीं बनाता, इनफैक्ट प्रीमियम ब्रांड में ऑडी भी अब डीजल नहीं बनाता, वॉल्वो भी नहीं बनाता, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो अब डीजल को बिल्कुल कट आउट करने वाले हैं। लेकिन कई ऐसे ब्रांड हैं जो डीजल पे बिल्कुल डिपेंड हैं, जैसे महिंद्रा, ठीक है जी, टाटा भी पूरा डिपेंडेंट है, रेंज रोवर भी पूरा डीजल पे डिपेंडेंट है। लेकिन ये लोग भी अब पेट्रोल की तरफ मूव कर रहे हैं और डीजल को थोड़ा कम कर रहे हैं। डीजल की गाड़ी का फायदा क्या होता है, क्यों लोग डीजल की तरफ भागते हैं? देखो दोस्तों, डीजल की जो पावर होती है, जो टॉर्क होता है, वो नेक्स्ट लेवल होता है। और सेकेंडली, जिनकी ज़्यादा रनिंग होती है, जिनको ज़्यादा गाड़ी चलानी होती है, ये समझो आप दिन की 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर नेचुरली उनकी चलती है, तो उनको डीजल लेनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि डीजल का माइलेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको मिलता है। अब बात करते हैं कि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि भाई कि क्या हमें ईवी की तरफ भी मतलब जाना चाहिए सेकेंड हैंड में, क्या ईवी भी लेना सही रहेगा? देखो, ईवी के लिए तो मेरा कहना बस यही है कि अभी काफ़ी अच्छी हालत हो गई है एज़ कम्पेयर टू पहले का टाइम। पहले के टाइम में ईवी के चार्जिंग स्टेशन इतने नहीं मिलते थे आपको, लेकिन आज के टाइम पे ईवी के चार्जिंग स्टेशन बहुत सारे हैं। तो यूज्ड कार में भी अब ईवी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ईवी को मांगते भी हैं, हमने खुद देखा है। नेक्सॉन हमने देखा हुआ है बिकते हुए, ऑडी ई-ट्रॉन भी बिकते हुए देखा है, मर्सिडीज़ की EQS भी बिकते हुए देखा है। तो ईवी भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ईवी कभी भी आपकी प्राइमरी गाड़ी नहीं हो सकती, आपकी सेकेंडरी गाड़ी हो सकती है ईवी, क्योंकि ईवी पे आप इतना डिपेंड नहीं हो सकते कि आप हर चीज़ उसी से कर रहे हैं। वो एक सेकेंडरी गाड़ी है आपकी, एक छोटे रन के लिए आपने रखी है, तो वो सिर्फ वहीं तक ही सीमित है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, वो हो जाती है किसी भी गाड़ी को खरीदने से पहले उसकी चेकिंग। बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे फॉलोवर हैं जो ये कहते हैं भाई गाड़ी को कैसे चेक करें। मतलब हर साल ये वीडियो मैं बनाता हूँ हमारे सब्सक्राइबरों के लिए। पहले भी मैंने कई मरतबा बनाई है, जिसमें मैंने आपको ये तक बताया कि क्या क्या चीज़ें जो आप ध्यान में रख सकते हो। तो आज दोबारा से मैं इन चीज़ों को आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं, सबसे पहले मैंने क्या कहा, डीलर का ट्रस्ट। आपको पता है डीलर बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो आपको निभानी होती हैं गाड़ी को खरीदने से पहले। मान लीजिए आपको कोई गाड़ी पसंद आ गई, आपने वो गाड़ी बिल्कुल ओके कर दी, आपको बहुत अच्छी लग रही है। अब उसके बाद क्या क्या चीज़ जो है जो आप चेक कर सकते हो, जिसमें आपको कोई फ्रॉड ना हो, कोई आपके साथ चीटिंग ना हो, आप बच सकते हैं। सबसे पहले आज के टाइम पे ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है दोस्तों। गाड़ी का नंबर डालिए, पूरा गाड़ी का ब्यौरा आ जाता है। ये भी पता लग जाता है गाड़ी की जो आरसी है वो ब्लैक लिस्टेड है, कितने ऑनर हैं, ऑनर का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, कौन सा महीना है, पोल्यूशन भी आ जाता है, इंश्योरेंस भी आता है वैलिड। तो जो बात आपको डीलर ने बताई है, सबसे पहले वो बात क्लियर कर लीजिए ऑनलाइन उसका नंबर डाल के। डीलर कह रहा है एक ऑनर है गाड़ी, तो ठीक है, आप देखिए डाल के वाहन की वेबसाइट पे कि भाई एक ऑनर आ रहा है या नहीं आ रहा। पहली चीज़ ये हो गई। फिर दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि गाड़ी को पूरा 360 व्यू देखिए। देखिए दोस्तों, डेंट लगना, गाड़ी के बम्पर पेंट होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल बात है। गाड़ी मैकेनिकली टाइट होनी चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉनिक अच्छे से वर्क करने चाहिए। अब आप पूरी 360 देखने के बाद आपने देख लिया, गाड़ी आपको पसंद आ गई, आपने वाहन पे भी चेक करा कि हाँ भाई गाड़ी का जो ऑनर है वो भी ठीक है। अब डीलर से कुछ चीज़ें हैं जो आपको मांगनी है। वो आप क्या मांगेंगे? जो अच्छे डीलर होंगे ना, वो आपको हमेशा से ये चीज़ देंगे। आप सबसे पहले ओरिजिनल आरसी मांगिए गाड़ी की। ओरिजिनल आरसी देखिए कि भाई किसके नाम पे गाड़ी है, कितने ऑनर हैं, गाड़ी पे लोन है कि नहीं है। अगर लोन होगा तो HP चढ़ी होगी, और अगर लोन क्लियर डीलर ने करा दिया है तो उसकी NOC भी होगी बैंक की उसके पास, तो वो भी देखना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कई मरतबा कई केसों में हमने ये भी देखा है कि गाड़ी कस्टमर को दे दी गई है और उसके बाद पता लगा उस गाड़ी पे तो लोन ही चल रहा है, वो लोन ही नहीं क्लियर हुआ, तो फिर आपको बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब ये भी चेक कर लिया आपने, चलो भाई गाड़ी पे कोई लोन भी नहीं है, आरसी पे बिल्कुल सब कुछ ओके है। अब मैकेनिकली कैसे देखा जाए? अब आप इतने स्मार्ट तो है नहीं, आपको इतनी तो नॉलेज है नहीं, आपने चला के देख लिया, आपको अच्छा लग रहा है, फिर भी आप ये देखना चाह रहे हैं कि मैकेनिकली ठीक है या नहीं है। तो आप एक आजकल काफ़ी सारी ऑनलाइन कंपनियां हैं जो आपका मतलब सर्वे कर जाती हैं गाड़ियों का, कुछ पैसे लेते हैं, चार्ज लेते हैं, वो सर्वे कर सकती हैं। अगर आप और ज़्यादा गहराई में कराना चाहते हैं, आपको ऐसी नहीं करवानी, लोकल मैकेनिक से नहीं करवाना, तो भाई सिंपल ऑप्शन ये बचता है, अगर गाड़ी आप ऊंचे मॉडल की ले रहे हैं। देखो दोस्तों, जो पुराने मॉडल की गाड़ियाँ उसके रिकॉर्ड आपको कभी नहीं मिलेंगे कंपनी में, बहुत कम चांसेस हैं कि उसके रिकॉर्ड आपको कंपनी में मिलेंगे। लेकिन जो ऊंचे मॉडल की गाड़ी होती है, जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये गाड़ी अगर आप खरीद रहे हैं तो इसका आप रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाके। जैसे मान
लीजिए मीटर पे आपको बोला गया कि ये गाड़ी 30,000 किलोमीटर चली हुई है और 2016 मॉडल है। अब 16 मॉडल की गाड़ी 30,000 चली हुई है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं यार इतनी कम कैसे चली है। अब डीलर आपको पूरा अश्योरिटी दे रहा है 30,000 चली है, तो आप इस चीज़ को किस तरीके से चेकआउट करेंगे? आप कंपनी पे अपॉइंटमेंट अपनी बुक करिए या डीलर को बोलिए मैं आपको एडवांस देता हूँ, मैं गाड़ी को चेक कराना चाहता हूँ, तो एडवांस दे दीजिए, आप कंपनी में ले जाइए और कंपनी में जो भी फीस लगेगी कंपनी में दीजिए और गाड़ी को पूरा स्कैन कराइए। इससे आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी कि गाड़ी की जो लास्ट सर्विस है वो कब हुई है और कितने किलोमीटर पे इसकी सर्विस हुई है। तो इससे आपका ये ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ भी गाड़ी जेन्युइन ही चली है। और एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, जल्दबाजी कभी ना करें दोस्तों। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मतलब बिल्कुल जल्दबाजी करते हैं। इतनी भी ज़्यादा जल्दबाजी ना करें कि कल को आप लेने क्या चीज़ गए हैं और आपने ले क्या चीज़ ली है और फिर बाद में आप पछता रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर जाए, चीज़ों को देखें, समझें, इंक्वायरी करें, पहले पूछें उसके बारे में, उसकी टेस्ट ड्राइव लें और अच्छे डीलर के पास ही जाए, ट्रस्टेड डीलर के पास, क्योंकि ट्रस्टेड डीलर जो होगा ना वो आपको हमेशा से थोड़ी सी महंगी डील ज़रूर देगा लेकिन वो अच्छी देगा। अब इसमें भी काफ़ी सारे लोग ये होता है कि कई बार मैंने देखा है कि OLX पे आप सस्ती ऐड देख के आप एकदम से भागे चले जाते हैं उसके पास। अब आप ये समझिए कि मतलब किसी चीज़ की वैल्यू मतलब उतनी तो होनी चाहिए ना, तभी तो। अब एक चीज़ की वैल्यू डीलर कह रहा है कि 10 लाख है और वही चीज़ आपने ऐड देखी OLX पे, वो चीज़ आपको 5 लाख की मिल रही है, तो 5 लाख का डिफरेंस क्यों है? आप ये चीज़ समझिए दिमाग को खोल के कि भाई 5 लाख का डिफरेंस क्यों है। उस 5 लाख वाली चीज़ में हो सकता है भाई 5 ऑनर हो, उसका मैकेनिकल हिस्ट्री ना हो कोई। और अगर आपको गाड़ी लेनी है, थोड़ा सा सब्र करिए और एक अच्छी जगह पे जाइए और गाड़ी की पूरी जांच पड़ताल कीजिए और उसके बाद ही लीजिए। और अदर स्टेट वालों को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं ना डीजल गाड़ी लेने लग्जरी, वो अदर स्टेट के लोग आते हैं। तो अदर स्टेट के लोग ये पूछते हैं कि भाई हमारे स्टेट में नंबर कैसे लगेगा। अब अगली टॉपिक यही है कि भाई आप अपने स्टेट में आपकी गाड़ी का नंबर कैसे लगवाएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। लोगों को अपने स्टेट का नंबर लगवाना है गाड़ियों पे, तो ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये आसान भी है और डिफ़िकल्ट भी है। आसान उन लोगों के लिए जिनको सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएं और मुश्किल उनके लिए है जिनको डॉक्यूमेंट ही ना मिले। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली नंबर गाड़ी है तो आपके नाम पे सीधी सीधी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है जी। अगर आप MP के रहने वाले हैं, आपको जो गाड़ी पसंद आई है वो आपने मान लीजिए ऑडी आपने 12 लाख रुपए की ली, तो 12 लाख रुपए की ऑडी पे दिल्ली नंबर लगा हुआ है। अब आप हैं MP के, आपकी इच्छा ये है कि मैं दिल्ली नंबर नहीं, मैं MP नंबर चलाना। ये मैं एग्जांपल के लिए एक स्टेट का बता रहा हूँ। अब MP जाने के बाद भाई आप गाड़ी भी ले गए, आप क्या करें, तो एक होते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं NOC। NOC एक वो सर्टिफिकेट होता है जो ये दर्शाता है कि गाड़ी क्लियर है बिल्कुल। अगर गाड़ी की NOC निकलती है, जैसे आपने ऑडी ली थी 12 लाख की, आपको NOC डीलर ने दे दी MP की, तो उस NOC में ये चीज़ लिखी होती है कि गाड़ी पे कोई क्राइम नहीं है, गाड़ी पे कोई लोन नहीं है और गाड़ी बिल्कुल फ्री है, आप इसे रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब रजिस्टर्ड कराने में कितने पैसे लगेंगे लोग ये भी पूछते हैं। तो दोस्तों हमारे जो इंडिया का जो टैक्स रूल है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हर स्टेट में, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं मानूं कि अगर मान लीजिए 10% टैक्स जो है रोड टैक्स MP के अंदर है, तो आप कहोगे यार मैं अब ऑडी पे अगर 10% टैक्स दूंगा तो कितना बैठ जाएगा मेरा। तो दोस्तों वो ऑडी की इंश्योरेंस वैल्यू पे कई जगह देखा जाता है, जैसे IDV वैल्यू देखी जाती है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, कि भाई इंश्योरेंस कितने कटा है। जैसे मान लीजिए आपकी 12 लाख की आपने गाड़ी खरीदी है, उसकी IDV वैल्यू है 13 लाख रुपए, तो वो उसी हिसाब से उस पर 10% लगाएंगे। कई स्टेट में ये देखा जाता है कि CC पे देखा जाता है कि गाड़ी कितने CC के, जैसे 1000 CC की है तो उस पर लगाएंगे 5%, 2000 CC की है तो उस पर 10%। अलग अलग स्टेट का बिल्कुल अलग अलग रहता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आपके स्टेट की टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई जैसे मैं दिल्ली में हूँ, मुझे मेरे दिल्ली स्टेट की टैक्स की नॉलेज है कि भाई यहाँ पे 12-12.5% जो है रोड टैक्स होता है। अब यही चंडीगढ़ चल जाओ आप, चंडीगढ़ में रोड टैक्स जो है वो 6% है। हिमाचल में चल जाओ, हिमाचल में 6% है। तो जो भी टैक्स वैल्यू होगी वो आपको RTO में जाके पता लगेगी, बशर्ते आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास NOC है, पोल्यूशन भी है गाड़ी का, साथ साथ गाड़ी का इंश्योरेंस भी है। मान लीजिए आपके पास सारे पेपर वर्क कंप्लीटेड हैं, तो आप वो पेपर लेके बस आप अपने RTO जाइए, वहाँ पे अपनी गाड़ी को लेके जाइए, वो गाड़ी की पूरी 360 इंस्पेक्शन करेंगे, गाड़ी की डेप्रिशिएटेड वैल्यू देखेंगे, आपको एक टैक्स अमाउंट बताएंगे, दिल्ली नंबर उस पे से डंप करेंगे और आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की प्लेट दे देंगे, आप उस गाड़ी के मालिक बन जाएंगे। अब यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं कि क्या
ऐसा भी होता है कि अगर गाड़ी हमने सेकंड ओनर लिया है तो नंबर प्लेट चेंज हो गया, हम फर्स्ट ओनर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, जो ऑनरशिप पहले चल रही होती है वही ऑनरशिप आगे भी कैरी फॉरवर्ड होती है। तो ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट पक्के हैं आपका काम भी पक्का होगा। लेकिन एनओसी के लिए काफ़ी लोग सफ़र भी करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो हिंदुस्तान का थोड़ा सा चाल चलन है वो थोड़ा स्लो ही है किसी भी काम को लेके। तो एनओसी में आने में कभी कभी टाइम भी लग जाता है, आरसी ट्रांसफ़र होने में भी हमने कई बार देखा टाइम लग जाता है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ये चीज़ हो जाती है। लेकिन आपको थोड़ा एक्टिवली डीलर के साथ लगे रहना पड़ता है इस चीज़ के लिए कि भाई हमारी एनओसी का है, हमारी आरसी का है। लेकिन जो अच्छे डीलर होते हैं, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे डीलर वो आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ करके देते हैं और आपके टाइम से पहले भी चीज़ कई बार हमने देखा है दे देते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की वीडियो। अगर कुछ मैं मिस आउट कर गया हूँ तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि हम दोबारा से आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ के एंड में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बट ज़रूरी ये होगा कि आपके क्या सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखिए। कोई भी चीज़ आपको पूछनी है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई भी डाउट है आपका वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि हम उस क्वेश्चन का आपके लिए आंसर कर सके वीडियो में और आपको बता सके, आपको राइट डायरेक्शन दे सके, राइट गाइड कर सके। देखो हमारा शुरू से एक ही काम है, माई कंट्री माई राइड हमेशा से ही इस चीज़ में बिलीव करता है कि आप तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे, अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो आपको भी लेनी पड़ेंगी एज ए बायर। तो हमेशा से सतर्क रहें कोई भी चीज़ लेने से पहले, चाहे आप बाइक ले, गाड़ी ले, प्रॉपर्टी भी लें, तो हर चीज़ को हमेशा से देखभाल के लिया जाता है। आंख पे पट्टी बांध के कभी भी किसी भी चीज़ को नहीं लिया जाता। बाकी आपका भाई आपकी सेवा में हमेशा से लगा हुआ है और लगा रहेगा। और कोई भी सवाल है मन में, कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और अगर इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करना चाहते हो तो ये मेरे इंस्टा हैंडल आ रहे हैं, आप मुझे यहाँ पे फॉलो करके डीएम भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का वहाँ भी डायरेक्टली जवाब देने की। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ और आपसे मिलूँगा बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें और इस गर्मी से थोड़ा बच के रहें। अभी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसी नोट के साथ मैं लेता हूँ विदा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।